वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्धमान क्लासेस। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को 10वीं कक्षा के गणित के चैप्टर 5 के जितने भी महत्वपूर्ण नोट्स हैं उन सभी को बताऊंगा और उसे अच्छी तरह से समझाऊंगा। इसलिए आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें, वरना आपको इस वीडियो का कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा और आप कहेंगे कि मुझे समझ में नहीं आया। तो प्लीज़ पहले आप वीडियो को पूरा देखें, हर वो चीज़ आपको समझ में आएगी जो आनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो देखने के बाद आपको चैप्टर 5 में कोई भी दिक्कत नहीं होगा प्रश्न को सॉल्व करते समय। तो कृपया आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और देखते हैं चैप्टर 5 का क्या है नोट्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे इस चैप्टर का नाम क्या है। तो हमारे इस चैप्टर का नाम है समानांतर श्रेणी, जिसे हम शॉर्टकट में एपी कहते हैं। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि समानांतर श्रेणी होता क्या है। तो हमारा देखिए सबसे पहला टॉपिक जो है यहाँ पे हमारा क्या है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा समानांतर श्रेणी क्या है। देखिए, एक समानांतर श्रेणी वैसी संख्याओं की सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राप्त होता है। समानांतर श्रेणी को एपी के द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब ये समानांतर श्रेणी को हम शॉर्ट रूप में क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे में लिखा हुआ है, देखिए ये 2 है, ठीक है। अब 2 के बाद वाला पद दिखेगा, 2 के बाद वाला पद 4 कैसे बना हुआ है। तो 4 ये बना हुआ है कि इस 2 में मैंने क्या ऐड कर दिया, 2 और जोड़ दिया, मैंने उसमें 2 ऐड कर दिया। देखिए इस 2 में मैंने 2 ऐड किया तो कितना हो गया, 2 हो गए 4 हो गए, ठीक है। इस प्रकार ये आ गया हमारा यहाँ पे 4। अब देखिए मैंने क्या किया, फिर 4 में मैंने क्या किया, 4 में फिर प्लस किया, कितना 2 किया तो कितना आ गया वो, फिर 6 आ गया हमारा, ठीक है। इस प्रकार देखिए ये बन गया एक निश्चित संख्या से। फिर देखिए मैंने 6 में कितना ऐड किया, तो मैंने 6 में फिर क्या ऐड किया, फिर मैंने 2 ऐड किया तो कितना हो गया, 8 हो गया। मतलब इस प्रकार ये सभी संख्याओं में जो एपी का अगला पद होता है वो अपने से पहले वाले पद में किसी निश्चित संख्या को जोड़ने पर आता है, ठीक है। देखिए जैसे आप ये देख सकते हैं इनमें सभी में बराबर संख्याएं जुड़ी हो। अब एक सबसे बढ़िया इसका तरीका आप याद रख सकते हैं कि एक क्रम से बढ़ते हुए जो हमारी सूची होती है उसे हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले आपका 4 डिफरेंस है तो हमेशा 4 का ही अंतर होना चाहिए। जैसे 4, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 10 ऐसा होना चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास पहला है 5, फिर इसके बाद दूसरा पद कितना होना चाहिए, दूसरा पद 10 होना चाहिए, फिर दूसरा पद कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए, फिर इसके बाद अगला पद कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। इस तरह करके 5 का डिफरेंस होना चाहिए। फिर अगर मान लीजिए आप पहला पद लेते हैं 6 का डिफरेंस लिए तो अगला पद इसका होगा 12, इसके अगला पद कितना होगा, 18 होगा। मतलब एक क्रम से बढ़ना चाहिए, चाहे वो जितना बढ़े लेकिन एक क्रम से बढ़े। मान लीजिए आपने पहला पद 1 लिया, अगला पद आपने 3 लिया तो इसमें 2 बढ़ गया। अब इसका 2 बढ़ा के लेंगे, फिर 5 लेंगे, फिर 2 बढ़ा के लेंगे 7 लेंगे, फिर 2 बढ़ा के लेंगे 9 लेंगे। इस तरह करके आप लेते जाएंगे। तो आपका एपी का मतलब ये होता है कि एक क्रम से चलते चल जाना। फिर अब मान लीजिए अगर बाय द वे आपने क्या किया, पहले आपने 3 ले लिया, फिर इसके बाद आपने 7 ले लिए, कितना बढ़ दिया आपने, 4 बढ़ दिया। फिर इसके बाद वाला कौन सा पद होगा तो आप उसमें 4 और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 11, ये आपका अगला पद हो जाएगा। फिर इसके बाद वाला कौन सा पद होगा, फिर आप इसमें क्या करेंगे, 4 ऐड करेंगे तो 11 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15, ये आपका ऐसे पद निकलता है। तो एपी का मतलब होता है कि उनके बीचों का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या हो, बराबर हो, तभी उसे एपी कहते हैं। वरना अगर डिफरेंस बराबर नहीं हो तो उसे एपी नहीं कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, 3 बड़ा है यहाँ से, और मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, 1 बड़ा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 3 बड़ा है और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 1 बड़ा है। तो ये हिसाब से कहेंगे कि ये एपी हमारा नहीं है। एपी तभी होगा जब उनका अंतर क्या हो, बराबर बढ़े। ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पे 5 है
5 से 12 हो गया, तो 5 से 12 मतलब कितना अंतर हो गया, 7 का अंतर हो गया। और 12 से 19 हो गया, कितना अंतर हो गया, 7 का अंतर हो गया। और 19 से 26 हो गया, कितना अंतर हो गया भाई, यहाँ पे भी कितना अंतर हो गया आपका, 7 का। तो इस प्रकार सभी पदों में क्या हो गया हमारा कि 7-7 का अंतर है, इसलिए ये हमारा AP है। फिर अगला देखिए, पहला इसमें मैंने 7 लिया है, देखिए अब 7 लिया, इसके बाद कितना अंतर है, इसके बाद अंतर है मेरा 4 का अंतर है। फिर आगे देखिए 11 से लेकर 15 होगा, कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। फिर 15 से 19 हुआ, कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बार बार एक क्रम से बढ़ रहा है। जब भी एक क्रम से संख्या बढ़ती हैं उसे हम क्या कहते हैं, AP। क्योंकि आपके पूरे चैप्टर का नाम AP है, इसलिए AP को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि AP कहते किसे हैं। चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक। अब अगला ये देखते हैं कि अगला क्या है। तो अगला आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने स्क्रॉल डाउन कर लिया है। तो अगला जो टॉपिक है हम लोग का, ये देखिए क्या है, समांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं। तो अब देखिए मैंने अभी आपको बताया समांतर श्रेणी होता क्या है। कोई भी संख्या का एक समूह होना चाहिए जो कि एक क्रम से बढ़ता हो, उसे हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। अब देखिए समांतर श्रेणी होते कितने प्रकार के हैं। समांतर श्रेणी मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, वो देखिए कौन से। पहला है आपका परिमित समांतर श्रेणी, और दूसरा जो है आपका वो क्या है, अपरिमित समांतर श्रेणी। अब हम ये देखेंगे कि पहला जो है हमारा परिमित समांतर श्रेणी है, वो किसे कहते हैं, वो क्या होता क्या है। देखिए लिखा हुआ है, वह श्रेणी जिसके पदों की संख्या परिमित होती है, वह श्रेणी जिसके पदों की संख्या परिमित होती है और जिसमें अंतिम पद होता है, तो उसे परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। पहले तो बात कि वह श्रेणी जिसके पदों की संख्या परिमित होती है और जिसमें अंतिम पद होता है, अंत वाला पद होता है, उसे क्या कहते हैं, परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे देखिए इसने शुरुआत किया यहाँ से, तो पहले तो इसने कहा कि पदों की संख्या परिमित हो, है ना। अब देखिए ये परिमित का मतलब पदों को हम गिन सकते हैं। देखिए पहले यहाँ 5 हो गया, फिर यहाँ पे कितना हो गया, 7 हो गया। अंतर देखें, तो अंतर देख रहे हैं आप सब में 2-2 का अंतर है, तो ये तो 2-2 का अंतर ही है। और उसके बाद इसमें कोई अंतिम पद हो, मतलब कोई अंतिम पद होना चाहिए तभी परिमित हो सकता है। अब मान लीजिए अगर अंतिम पद ना हो तो ऐसे केवल डैश डैश 3 बार दे दे तो इसका मतलब अनंत चल जाएगा। तो जो अनंत जाएगा उसे हम परिमित नहीं कहेंगे। तो अपरिमित कैसे कहेंगे, जो कहीं ख़त्म हो जाए। तो ये जाके कहाँ ख़त्म हो रहा है, तो ये करे कि 2, देखिए 5 से 7 हो गया, 7 से 9 हो गया, 9 से 11 हो गया, 11 से 13 हो गया, 13 से फिर 15, 15 से फिर 17, 17 से करके 19, ऐसे करके कहाँ तक गया, लास्ट। वो लास्ट गया कहाँ तक भाई, तो लास्ट गया है 65 तक। तो इसका अंतिम पद कितना है, अंतिम पद है 65। तो इसलिए कहा गया कि इसका एक अंतिम पद है और इसलिए इसका अंत है, इसको हम काउंटिंग कर सकते हैं। इसलिए ये हमारा क्या है, परिमित समानांतर श्रेणी है। जैसे बाय द वे अगर मैं ये बोलना चाहूँ, अगला एग्जांपल दूँ, देखिए मैं ये ले सकता हूँ, अगर यहाँ पे 2 का रेफरेंस लिया तो अगला क्या होगा, 4 होगा, इसके बाद 6 होगा। इस तरह मैंने करके डैश डैश करके क्या कर लिया कि मैंने बोल दिया कि भाई इस तरफ डैश करके चल जाओ 20 तक, ठीक है। तो ये आपका जो अंतिम पद हो गया 20, क्योंकि लास्ट यहाँ तक जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा, ठीक है। ये आपका लास्ट हो गया। तो ये हमारा हो गया परिमित समुच्चय। अब देखिए एक और एग्जांपल। अब देखिए अगर आप चाहते हैं ये कि मैं यहाँ पे 4 ले लिया, है ना, यहाँ पे मैंने 8 ले लिया, फिर मैंने यहाँ पे 12 ले लिया और मैंने यहाँ पे डैश डैश करके लिख दिया। इसका मतलब क्या कि 4 हमेशा बढ़ेगा। अब बढ़ के कहाँ तक जाएगा, तो ये अनंत चला जाएगा। और अगर अनंत चला जाएगा तो भाई इसमें तो कोई अंतिम पद होगा ही नहीं, इसलिए हमें क्या कहेंगे, ये परिमित समानांतर श्रेणी नहीं है। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि परिमित समानांतर श्रेणी क्या होता है। अब देखते हैं जो इसके अगला वाला है, अगला क्या देखते हैं वो, तो अगला हमारा है अपरिमित समानांतर श्रेणी क्या है। तो थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ इसको। देखिए अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से, देखिए तो हम देखते हैं कि अपरिमित समानांतर श्रेणी क्या है। देखिए वह श्रेणी जिसके पदों की संख्या अपरिमित होती है और जिसमें अंतिम पद नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे यहाँ पे थोड़ा सा मिस है, तो उसे देखिए यहाँ पे परिमित लिखा है, बट आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे अपरिमित कर लेंगे, यहाँ पे और लगा देंगे अपने आप से, तो यहाँ पे अपरिमित कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे अपरिमित, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 2 मिनट। तो मैंने कर लिया है, आप देख सकते हैं फिर यहाँ पे अपरिमित मैंने कर लिया है। देखिए फिर से, वह श्रेणी जिसके पदों की संख्या अपरिमित होती है और जिसमें अंतिम पद नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं, अपरिमित समानांतर श्रेणी कहते हैं। पहला बात,
कि उसकी जो पदों की संख्या होनी चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, अपरिमित मतलब गिना नहीं जा सके, अपरिमित रूप से होना चाहिए, अनेक होना चाहिए, ठीक है। तो जिसे हम गिन नहीं सकते, जिसे हम गिन नहीं सकते, जैसे इसमें पद गिन सकते थे 1 2 3 4 करके और 65 तक गिनते, जितना हो तो उतना बता देते हैं। और इसमें अनंत होना चाहिए, ठीक है, जिसमें अंतिम पद नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे, अपरिमित रूप से अपरिमित समानांतर श्रेणी कहेंगे। देखिए तो फिर से, जिसमें पदों की संख्या क्या हो, अपरिमित हो, और जिसमें अंतिम पद नहीं हो उसे क्या कहेंगे, अपरिमित समानांतर श्रेणी कहेंगे। जैसे देखते हैं, देखिए 5 से 2 बढ़ गया 7, 7 से 2 बढ़ गया 9, इस तरह बढ़ के 13 तक गया, और 13 से यहाँ पे देखिए 3 डॉट है। 3 डॉट का मतलब ये चला गया कहाँ तक भाई, तो ये चला गया इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत तक चला गया। अब जब ये अनंत तक चला गया तो ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, तो इसका कोई भी अंतिम पद नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, अपरिमित समानांतर श्रेणी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये अपरिमित समानांतर श्रेणी होता क्या है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आने वाला है, इसलिए फटाफट लाइक कर दें अगर अच्छा लगे तो देखिए अगला हम देखते हैं, अगला क्या है। अगला हमारे पास एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है पद। देखिए हम देखेंगे पद क्या है। पद को हम इंग्लिश में टर्म कहते हैं, पद को हम इंग्लिश में टर्म कहते हैं। अब आप देखिए पद किसे कहते हैं। देखिए पद होता क्या है, समानांतर श्रेणी के प्रत्येक सदस्य को पद कहते हैं। तो समानांतर श्रेणी में जितने भी सदस्य होंगे ना उन्हें क्या कहेंगे हम, पद। पहला बात कि जो इस रूप में आता है उसे कहते हैं समानांतर श्रेणी, जो कि एक क्रम से बड़ा हुआ समूह होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, समानांतर श्रेणी कहते हैं। अब समानांतर श्रेणी के जो प्रत्येक सदस्य होते हैं ना उन्हें क्या कहते हैं भाई, पद कहते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये क्या है, एक ये समानांतर श्रेणी, क्यों, क्योंकि देखिए इनका अंतर सेम बढ़ा हुआ है, यहाँ से 4 बढ़ गया 4 बढ़ गया 4 बढ़ गया, सब में अंतर बराबर है, तो ये एक समानांतर श्रेणी है। और इनके प्रत्येक मतलब देखिए 7 हो गया, 1 हो गया, फिर अगला क्या हो गया 11, 1 हो गया, फिर अगला कौन सा हो गया 15 हो गया, फिर अगला कौन सा हो गया 19। ये सभी एक एक करके जिन्हें क्या कहते हैं, हम पद कहते हैं। जैसे 7 एक पद है, 11वां भी पद है, और 15 भी पद है, और 19 भी पद है। अब देखिए क्या मज़ा, इस पहले 7 वाले को कहते हैं पहला पद, दूसरे वाले कहते हैं दूसरा पद, तीसरे वाले कहते हैं तीसरा पद, और चौथे वाले कहते हैं चौथा पद। इस तरह ये जो लास्ट में आता है उसे कहते हैं अंतिम पद। लास्ट यहाँ पे बताया नहीं गया कितना है, अनंत तक गया है, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 4 पद हमें दिए गए थे। चलिए तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पद क्या होता है। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपको पक्का बताऊँगा फिर से। चलिए तो आते हैं, ये तो हो गया। अगला देखते हैं। अब आप पद समझ चुके हैं, पद के बाद देखते हैं अगला क्या है। तो अगला आपका जो टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसका नाम देखिए क्या है, जिसका नाम आपके पास है कि देखिए मैंने आपको बताया कि पद क्या होता है, ठीक है, कि जितने भी समानांतर श्रेणी होते हैं उनके प्रत्येक सदस्यों को क्या कहते हैं, पद कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि वो पद होते कैसे हैं। देखिए अब पद यहाँ पे लिखा है प्रथम पद किसे कहते हैं, प्रथम पद, पहला पद। तो प्रथम पद किसे कहते हैं वो देखते हैं हम। तो देखिए सिंपल से प्रथम पद क्या होता है ये जानेंगे हम। देखिए किसी समानांतर श्रेणी के पहले पद को क्या कहते हैं, प्रथम पद। अब समानांतर श्रेणी क्या होता है, मैंने बताया था कि एक क्रम से बढ़ता हुआ कोई समूह होना चाहिए, जिसे हम क्या कहेंगे, समानांतर श्रेणी कहेंगे। अब ये एक समानांतर श्रेणी है क्योंकि इसमें बार बार 2 बढ़ा है। अब ये समानांतर श्रेणी है, इसमें क्या कहेंगे, देखिए अब मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया आपको 5, 10, 15 करके दिया, तो ये एक समानांतर श्रेणी है और इसमें पहले पद को क्या कहेंगे, हम कहेंगे पहला पद, ठीक है। यानी प्रथम वाले को क्या कहेंगे, पहला पद। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे पहला 7 है, फिर 12 है, फिर 19 है, फिर 26 है। सब में आप देखिए सब में 7 का डिफरेंस है। अब अगर 7 का डिफरेंस हो तो जाहिर सी बात है कि ये एक समानांतर श्रेणी है, और समानांतर श्रेणी है तो इस पहले वाले को क्या कहेंगे, तो पहले वाले को कहेंगे प्रथम पद। यानी प्रथम पद को हम यहाँ पे सूचित करते हैं ए से, तो यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा, तो आपको कहोगे सर यहाँ पे ए का मान जो है ना वो पहला वाला 5 है, तो ए का मान कितना हो गया, 5 हो गया। तो इसी प्रकार आपको जब भी अगला एग्जाम्पल और मैं दे रहा हूँ बताइएगा आप फटाफट। ये 4 है, ये 8 है, ये 12 है, इस तरह करके डैश डैश करके अनंत तक है। तो ये हमारे एक समानांतर श्रेणी है। अब कृपया आप बताएं इसमें प्रथम पद यानी ए का मान कितना होगा। मैं 2 सेकेंड वेट करता हूँ, बताएं आप ए का मान कितना होगा। तो इसमें पहला वाला जो होगा वो ए का मान होगा, तो पहला वाला कितना है वो है 4, तो इसका ए का मान कितना हो जाएगा, 4 होगा। तो आप समझ चुके होंगे कि प्रथम पद किसे कहते हैं। तो किसी भी समानांतर श्रेणी के पहले वाले पद को क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। चलिए यहाँ तक आप समझ गए। देखिए जैसे एग्जाम्पल में लिखा है कि इसमें पहला जो यहाँ पे पार्ट लिखा है पद लिख लीजिएगा, यहाँ पे पद लिखा हुआ, ठीक है। पहला पद जो है 5 है, ठीक है क्या। चलिए अब आगे देखते हैं अगला। तो अगला आपके पास है देखिए दूसरा जो है ये, और इसका भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है इसमें, तो हम देखेंगे क्या होता है। देखिए तो अब है हमारे पास 2 नंबर, इसमें कहेंगे
सार्व अंतर क्या होता है। सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होता है। अब देखिए फिर से सार्व अंतर, ध्यान से देखिएगा, सार्व अंतर इसके नाम में इसका आंसर है। सार्व अंतर मतलब सभी में अंतर, सार्व अंतर मतलब सभी में अंतर, सार्व अंतर मतलब सभी में अंतर। देखिए यदि किसी समानांतर श्रेणी के किसी दो पदों का अंतर हमेशा एक निश्चित संख्या होती है तो उस निश्चित संख्या को एपी का सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब सार्व अंतर को हम किससे सूचित करते हैं, तो सार्व अंतर को हम डी से सूचित करते हैं, सार्व अंतर को हम डी से सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा सार्व अंतर को हम किससे सूचित करते हैं, डी से। डी से मतलब डिफरेंस, डी से मतलब डिफरेंस, और डिफरेंस का मतलब सार्व अंतर। चलिए अब समझ गए होंगे आप कि डी का मतलब क्या होता है। तो डी का मतलब होता है आपका कॉमन डिफरेंस, यानी कि हम उसे कह सकते हैं सार्व अंतर हिंदी में। तो जहाँ पे अगर कहीं डी लिखा हो इस चैप्टर में तो आप कहेंगे उसका मतलब क्या है, सार्व अंतर है। चलिए, और ये आप समझ चुके हैं सार्व अंतर को सूचित किससे करते हैं भाई, तो सूचित करते हैं डी से करते हैं। अब आइए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे कि 5, 12, 19 और 26 है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं इसमें सब में 67 बढ़ रहा है, 67 बढ़ा है, तो इसलिए एक समानांतर श्रेणी है। तो भाई इसमें देखिएगा, इसमें हमें ना सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो सार्व अंतर डी होता है। तो अब देखिए भाई सभी में अंतर कितना है, देखिए सभी में यहाँ से 5 से लेकर 12 तक कितना अंतर है, 7 है। और 12 से लेकर 19 तक कितना है भाई, 7 है। और 19 से लेकर 26 तक कितना है, वो भी 7 अंतर है। तो सब में 7 अंतर आ रहा है। तो भाई अंतर कितना आ रहा है, 7। तो डी का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें, 7 है। तो जितना का अंतर हो तो उसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। और इसको निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है। अगर आपको डी निकालना हो तो डी को निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, जिसे क्या कहते हैं, देखिए मैं बताता हूँ क्या कहते हैं। तो जब भी आपको डी निकालना हो तो डी निकालने का देखिए क्या फॉर्मूला होता है, मैंने आगे बताया है कि A2 माइनस होता है A1। ठीक है, क्या याद कर लीजिएगा, A2 माइनस A1 होता है। अब देखिए यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहले वाले को A1 कहते हैं, दूसरे वाले को A2 कहते हैं, तीसरे वाले को A3 कहते हैं और चौथे वाले को A4 कहते हैं। ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा, A5, F6 ऐसे करके। चलिए तो यहाँ पे आप बताइए फटाफट, अगर मुझे डी निकालना है तो A2 का मान कितना है, तो A2 का मान यहाँ पे 12 है। A2 का मान 12 मैंने लिख दिया। माइनस आप देख सकते हैं, माइनस मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे A1 का मान 5 है। तो मुझे पता चल गया कि A2 का मान 12 है और A1 का मान जो है 5 है। अब 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 7। यानी कि मेरा निकल गया डी का मान कितना आ गया, 7। ऐसे भी आप निकाल के देख सकते हैं, अगर नहीं पता चले तब। नहीं तो सिंपली आप बता सकते हैं जितने का अंतर सब में होता है उसे क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं, यानी कि डी कहते हैं। तो डी निकालने का ये अंतर है कि इन सभी में देखेंगे सभी में कितना का अंतर है। अगर सब में बराबर का अंतर है तभी सार्वंतर कितना होगा, जितना अंतर है उतना होगा। जैसे इसमें 7 था तो 7 हो गया। चलिए फिर से एक अगला एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। मान लीजिए मेरे पास 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। तो ऐसे करके मेरा गया है समानांतर श्रेणी। तो बताएं तो फटाफट इसमें डी का मान कितना होगा, मतलब सार्व अंतर कितना होगा। तो आप कितना होगा बताएं, 2 सेकंड वेट करता हूँ। तो देखिए अगर आपने बताया तो बहुत अच्छी बात है। देखिए सार्व अंतर होगा कितना, देखिए जितना सब में अंतर होगा ना, जितना बड़ा होगा उतना ही कहेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। तो भाई सभी में अंतर कितने का है, 2 का। तो डी का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं सार्व अंतर, या फिर सिंपल सूत्र लगाकर भी ज्ञात कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। चलिए अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला देखते हैं अगला कौन सा टॉपिक है। तो अगला जो है सार्व अंतर के बाद हमारा देख सकते हैं, सार्व अंतर के बाद हमारे पास है जो कि बहुत ही ये भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं जितना बता रहा हूँ ना सब महत्वपूर्ण बता रहा हूँ। जितने आपके चैप्टर में काम आने वाले चीज़ हैं उन सभी का डेफिनेशन करके बता रहा हूँ। वैसे बुक में कहीं डेफिनेशन लिखा होता नहीं है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दे। देखिए 3 नंबर में हम देखेंगे कि पदों की संख्या क्या होती है। पदों की संख्या क्या होती है हम पूरी डिटेल्स देखेंगे। तो पहला बात है, पदों की संख्या लिखा है, बगल में n लिखा है, मतलब नंबर ऑफ, हम क्या कहेंगे, टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म कहते हैं, जिसे हम n से सूचित करते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये होता क्या है वो देखते हैं। किसी समानांतर श्रेणी में जितने पद होते हैं, किसी समानांतर श्रेणी में जितने पद होते हैं उन्हें पदों की संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, पदों की संख्या कहते हैं। इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए मैं इस एग्जाम्पल से समझाने से पहले मैं कुछ अलग से एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए सिंपल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए मैंने लिया यहाँ पे समझाने के लिए, मैंने आपको लिया 2, फिर मैंने लिया 5, 3 बढ़ाया मैंने, फिर मैंने 8 लिया, फिर मैंने कितना 11 दिया। अब मुझे बता दें कि ये समानांतर श्रेणी एक है, क्योंकि सभी में अंतर बराबर है। ये बताएं कि ये अगर समानांतर श्रेणी है तो इसमें कितने पद हैं।
गिने गिने कितने पद हैं। ये पहला पद 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यानी कि इसमें 4 कुल पद हैं। सॉरी ये गए नहीं, ये ऐसे गए नहीं, यहीं पे तो कितने पद हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 पद है। कितने पद हैं, 4। अब इन 4 पद अगर पद है तो इसे हम क्या कहेंगे कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, इसमें पदों की जो संख्या है वो है, पदों की संख्या कितनी है इसमें, 4 है। जैसे पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या इसमें 4 है। उसी प्रकार हर एग्जाम्पल हम दे सकते हैं जिसमें पदों की संख्या आपको बताना हो। अगला एग्जाम्पल एक और लेता हूँ मैं। मान लीजिए मैंने लिया 5, फिर मैंने लिया 3, इस तरह करके, सॉरी मैंने गलती कर दिया, छोड़िए, देखिए फिर से मैं तो मैंने पहले लिया 2, फिर मैंने लिया 4, फिर मैंने लिया 6, इस तरह करके मैं बोलूँ कि 10 तक गए। कौन तक गया, 10 तक गया। अब आप मुझे बता दें कि इसमें कितने पद हैं। तो आप देखो पद कैसे निकालोगे, सिंपल आप कहोगे सर 2 हो गया, 1 4 हो गया, 6 हो गया, और 1 8 होगा और 1 10 होगा, ये तो होगा 10 तक। तो 1 2 3 4 5 कितने पद हो गए, 5। तो पदों की संख्या कितनी हो गई, इसमें पदों की संख्या हो गई 5। तो आप कहोगे पदों की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। चलिए उसी प्रकार ये हमें एक हमें क्या दे के रखा है, एक हमें समानांतर श्रेणी दे के रखा है। तो आप बताएं तो इसमें कितने पद हैं। तो आप पदों को गिनेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जितने पद हैं 11 पद हैं। तो हम कहेंगे कि इसके कितने पद है भाई, इसके कुल 11 पद हैं, जो कि मैंने लिखा है। अच्छा ये तो था, हम गिन सकते थे, है ना। और अच्छा मान लीजिए मैं ऐसे बोल दूँ कि 4 में लिए 4 8 और 12 करके मैंने ऐसे करके 3 10 देकर मैंने यहाँ पे लिख दिया और 20,000 कुछ ऐसे लिख दिया, 20,000 कुछ। चलिए मैं लिख के दिखाता हूँ, इधर सामने जगह नहीं है मेरे पास, यहाँ से लिखता हूँ। पहला मान लीजिए 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, इस तरह करके डैश करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। भाई बहुत बड़ा संख्या लिख दिया मैंने, 4,000 इतना लिख दिया। अब मैंने बोला कि इसमें कितने पद है वो बता दो। तो आप क्या करोगे, 2 4 6 फिर 8 लिखोगे, फिर 10 लिखोगे, इस तरह करके यहाँ तक 4004 तक लिखोगे। तब तक तो आपका पूरा पाना ही भर जाएगा। फिर आप केवल पदों की संख्या बताने में पूरा समय खत्म हो जाएगा। तो आप कैसे बताओगे, पदों की संख्या कैसे बताओगे, उतना लंबा गिन नहीं सकते हैं। तो उतना लंबा बताने के लिए भाई पदों की संख्या निकालने के लिए इसका n का एक सूत्र होता है, जो कि मैं आपको नीचे बताऊंगा। पदों की संख्या निकालने के लिए एक सूत्र होता है, जिसके लिए शॉर्टकट सूत्र होता है, जो कि आप लगा देंगे तो डायरेक्ट आपका पदों की संख्या निकल जाती है। तो वो मैं आपको नीचे बताऊँगा। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला आपके पास एक और है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, अंतिम पद। क्या आपके पास, अंतिम पद। अंतिम पद को देखिए an द्वारा सूचित करती है, तो आप समझिएगा। अब देखिए होता क्या है, किसी समानांतर श्रेणी में जितने पद होते हैं उनमें से सबसे आखिरी या अंतिम आखिरी पद होता है जो अंतिम पद कहलाता है। ठीक है, ध्यान रहे। तो सबसे आखिरी पद को क्या कहते हैं, अंतिम पद कहते हैं। फिर से एक बार, किसी समानांतर श्रेणी में जितने पद होते हैं उनमें से सबसे आखिरी पद को क्या कहते हैं, अंतिम पद कहते हैं। इसे an द्वारा सूचित किया जाता है, इसे an द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे देखेंगे, देखिए ये एक हमारा समानांतर श्रेणी दिया गया है, ये एक हमारा समानांतर श्रेणी दिया गया है। अब इसमें देखिए, इसमें गिनेंगे कि कितने पद हैं और उन सबसे लास्ट में कितना है। देखिए 3 से लेकर ये बढ़ते ये 23 तक गया। ठीक है, कहाँ तक गया, 23 तक। तो भाई इसमें सबसे लास्ट में कौन सा आ रहा है, तो लास्ट में आ रहा है 23। तो ये हमारा 23 जो है ना, इस समानांतर श्रेणी का क्या है, अंतिम पद है, क्योंकि लास्ट में सबसे जितना होगा उसे हम अंतिम पद कहेंगे। तो लास्ट में कितना है, अंतिम पद है। तो भाई जितने भी पद होंगे उन सबसे आखिरी वाले पद को क्या कहेंगे, अंतिम पद। तो अंतिम पद का मान कितना हो गया भाई, यहाँ पे आपका 23 हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें an का मान कितना हो गया, तो an का मान आपका 23 हो गया। जो सबसे आखिरी में रहेगा उसे क्या कहेंगे, अंतिम पद। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा मोटा। देखिए मैंने 4 लिया, 8 लिया, फिर मैंने 12 लिया और डैश 3 करके यहाँ पे ले लिया मैंने 72 तक ले लिया। तो भाई आपका अंतिम पद कितना है, देखिए ये तो पहला पद हो गया और यहाँ से आप सार्वंतर आराम से निकाल सकते हैं। और फिर उसके बाद देखिए ये अंतिम पद मतलब अंत में कितना आ रहा है, तो सबसे अंत में ये आएगा 72 तो आएगा, सबसे अंत में 72 आएगा। मतलब यहाँ पे आपका an का कितना हो जाएगा, मान 72 हो जाएगा। तो जो सबसे लास्ट में आता है उसे हम कहते हैं अंतिम पद, और उसका मान जो लास्ट में सबसे जो स्थित होता है उसे हम कहते हैं अंतिम पद। चलिए तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि अंतिम पद होता क्या है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। तो जो अब हम देखेंगे उसका नाम देखिए क्या है, वो है कुछ महत्वपूर्ण संकेत या सूत्र।
हम संकेत देखेंगे कि महत्वपूर्ण संकेत क्या है, फिर हम सूत्र देखेंगे क्या है, क्योंकि सारे मैंने डेफिनेशन जितने थे मैंने आपको बता दिए। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है जब आप उसका हर चीज़ का अगर आप उसका संकेत याद रख लें तो बनाने में बहुत आसान होता है। अगर आपको चैप्टर 5 का हर एक्सरसाइज अच्छे तरीक़े से बनाना है तो आप क्या करिएगा, नोट्स को पूरी अच्छी तरीक़े से लिख कर फेयर कर आप याद ज़रूर कर लीजिएगा, तभी आपको चैप्टर 5 समझ में आएगा, वरना चैप्टर 5 थोड़ा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि चैप्टर 5 एक बहुत डिफरेंस चैप्टर है 10th क्लास में। चलिए देखते हैं और कि महत्वपूर्ण संकेत और सूत्र क्या है। देखिए सिंपल से मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, देखिए, और आप देख सकते हैं सबसे पहला देखिए इसमें है प्रथम पद, यानी कि मैंने आपको बताया था प्रथम पद क्या है। अब प्रथम पद को हम संकेत के रूप में कैसे लिखते हैं, तो प्रथम पद को हम ए द्वारा सूचित करते हैं, और जहाँ पे हमें प्रथम पद लिखना हो उसके जगह हम ए लिख सकते हैं डायरेक्ट शॉर्टकट, या फिर ए की जगह आप प्रथम पद लिख सकते हैं, या फिर अगर कहीं बुक में प्रथम पद लिखा है इसका मतलब वो ए का मान दिया हुआ है, आप कुछ भी समझिए, ये इसका संकेत है। दूसरा है सार्वंतर, सार्वंतर को डी कहते हैं। अगर कहीं बुक में सार्वंतर लिखा है यानी कि वो आपका डी का मान है, यदि डी लिखा है इसका मतलब वो आपका सार्वंतर है। चलिए अब देखिए अगला है पदों की संख्या। अगर आपसे क्वेश्चन में कह दे कि पदों की संख्या ज्ञात करें, तो पदों की संख्या ज्ञात करें मतलब कितने पद है ये ज्ञात करें, तो ये आपसे ये भी कह सकता है कि कितने पद हैं, तो कितने पद भी कहेगा ना तो याद रखिएगा आपको एन ही निकलेगा। पदों की संख्या के लिए हम एन का प्रयोग करते हैं, यानी कितने पद, यानी पद की बात कह रही है, कितने पद ये बात करें, पदों की संख्या पूछ रही है, तो जब भी आपको पदों की संख्या कहे तो भाई उसके लिए एन होता है, याद करिएगा, हमें वहाँ पर एन ज्ञात करना होता है। अब देखिए अब अगला है अंतिम पद। तो अंतिम पद के लिए फॉर्मूला देखिए क्या लिखा हुआ है, ए एन बट्टा, और सॉरी बट्टा नहीं, माय मिस्टेक, वो ए एन है, या करके है, या करके एल, ठीक है। या तो आपका ए एन हो सकता है अंतिम पद के लिए, या तो आपका एल हो सकता है, दो संकेत है, ठीक है क्या। तो अंतिम पद के लिए ए एन भी होता है और अंतिम पद के लिए एल भी होता है, ठीक है। तो वो तो अपने क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन के अनुसार हम कहाँ पे एल लिखेंगे और कहाँ पे ए एन लिखेंगे, वो क्वेश्चन के अनुसार समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में हर चीज़ें आ जाएंगी। चलिए अब आइए, यहाँ तक आप समझ चुके हैं 4 तक। अब देखते हैं आगे दिखाता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको डाउन कर लूँ और नंबर से इन लोग को दिखे। चलिए अब देखिए, अब आपके पास जो है ना, देखिए अब आपके पास है 5वां। तो 5वें मैंने बताया कि एनवां पद, देखिए बहुत डिफरेंस है यहाँ पे पदों की संख्या और एनवें पद में। देखिए वो पदों की संख्या कितनी होती है उसको एन कहेंगे, और यहाँ पे एनवां पद मतलब एनवां पद, एन वाले पद में कितने क्या होते हैं, तो एनवां पद का मतलब होता है अंतिम पद। अंतिम पद को हम कहते हैं ए एन या फिर एल कहते हैं, मैंने बताया था आपको। तो याद रखिए एनवां पद या अंतिम पद दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो एनवां पद का है ज्ञात करने के लिए तो आपको क्या निकालना है भाई, ए एन निकालना है। चलिए समझिएगा, अब आ गई। अब एनवां पद की जगह ये भी कह सकता है कि 25वां पद निकाले, ठीक है, ये सब कहेगा। 27वां पद निकाले, 16वां पद निकाले, दूसरा पद निकाले, तीसरा पद निकाले, क्योंकि एन के जगह मान रख सकता है कोई, एन के जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एन के जगह मान बदल सकता है। तो ये एनवें पदों का यहाँ पे एनवां पद निकालने के लिए आप एन निकालेंगे। अब देखिए 6 नंबर में, देखिए 6 नंबर कहा कि एनवें पदों का योग, मतलब एनवें मतलब अंतिम पदों का योग कितना होगा, अंतिम पदों का मतलब अंतिम पदों तक योग, अंतिम पदों तक योग कितना होगा, याद रखिए अंतिम पदों तक योग कितना होगा इसका मतलब हुआ। तो जहाँ पे हमें कहेगा एनवां पद का योग निकाले, वहाँ पे हमें क्या निकालना होगा, एस एन निकालना होगा। चलिए अब 7 में देखिए, जहाँ पे कहेगा हमें सार्व अंतर ज्ञात करें, तो सार्व अंतर मैंने बताया था आपको कि डी सूची करते हैं। तो सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है ये होता है, देखिए ऐसे तो यहाँ पे मैंने बड़े ए से दिखाया है, लेकिन आपको ना हमेशा देखिए कि छोटा ए लिखना है, ठीक है, A1 करके ऐसे, और सॉरी A2 माइनस A1 ऐसे करके, क्योंकि हमेशा छोटे से नोट किया जाता है। यहाँ पे टाइपिंग करने में प्रॉब्लम था कि नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने बड़ा से लिख दिया। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि हमेशा जब आप अपने नोटबुक में लिखिएगा तो A2 और A1 लिखिएगा स्मॉल लेटर में। चलिए तो ये डी निकालने का आपका फॉर्मूला हो जाएगा, डी निकालने का फॉर्मूला ये हो जाएगा आपका। अब आइए, अब अगला जो है आपका देखिए क्या है, वो है, तो मैंने 8 तक बता दिया था, नहीं सॉरी मैंने आपको 7 तक बता दिया था, और 8 नंबर आप देखते हैं। तो 8 नंबर कह रहा है कि हम ये जान गए एनवां पद क्या है,
अभी देखिए ये करें एनवा पद का सूत्र क्या होता है, मतलब एनवा पद का सूत्र, मतलब एनवा पद कैसे ज्ञात करते हैं। हम ये जान चुके कि एनवा पद होता है। एनवा पद को क्या कहते हैं भाई, तो एनवा पद को हम कहते हैं ए एन कहते हैं ना, मतलब अंतिम पद। देखिए यहाँ पे लिखा है एनवा पद मतलब एन। तो ए एन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ए एन ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है, ए एन ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है। तो देखिए जब आपको ए एन ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देख रहे हैं आपको, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला हो गया ए एन का। और इस फॉर्मूले से 4 चीज़ निकल सकता है। पहला तो अगर ए एन ना दिया हो तो ये मतलब ये सूत्र लगाकर हम ज्ञात कर सकते हैं ए एन। तो पहला हम ए एन ज्ञात कर सकते हैं, दूसरा हम ए ज्ञात कर सकते हैं, तीसरा हम एन ज्ञात कर सकते हैं और चौथा हम डी ज्ञात कर सकते हैं। तो इन चारों में से किसी का भी नाम ले तो आप ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, अगर 4 हैं तो 4 में से 3 का मान आपको देना चाहिए। जैसे कि अगर ये निकालना है तो इन सब का मान हमें मिलना चाहिए, तब हम रख के मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब आप समझ चुके होंगे कि आपको जब भी ए एन निकालना हो, अंतिम पद निकालना हो, तो अंतिम पद के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो अंतिम पद निकालना हो तो उसके लिए आप लगाएंगे ए एन का फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि मैं लास्ट में बताऊँगा, तो मैंने बताया। अब देखिए यदि आपको क्या करना है कि एनवे पदों का योग ज्ञात करना है, तो एनवे पदों का योग मतलब एस एन होता है, ठीक है, एस एन होता है। तो एस एन मैंने बताया था कि एनवा पद क्या होता है, एस एन होता है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि एनवा पद ज्ञात कैसे करते हैं। तो मैं अब बता रहा हूँ कि एनवा पद ज्ञात कैसे करते हैं। तो एनवा पद निकालने के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है, वो ये है, देखिए, जिसे हम कहते हैं योग का फॉर्मूला। क्या कहते हैं, योग का। अब देखिए सिंपल ये होता है n/2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ये जो लिखा है, इसको कैसे लिखा है मैं बताता हूँ आपको। ऐसे आपको नोटबुक करना है, n/2 लिखना है ऐसे, ठीक है, n/2 ये करके लिखना है। उसके बाद लिखा है बड़ा वाला ब्रैकेट है, n/2 2a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका किसका फॉर्मूला है भाई, ये एस एन का फॉर्मूला है। जब भी आपको एस एन ज्ञात करना हो तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, मतलब पदों का योग ज्ञात करना हो तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए अब देखिए ध्यान रखिएगा, एक चीज़ मैं अच्छी चीज़ बता दूं कि अगर खाली आप एक फॉर्मूला ये याद कर लीजिएगा तो आपका 5.1 पूरा ख़त्म हो जाएगा और साथ में 5.2 भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब बच गया 5.3। तो 5.3 के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है ये वाला एस एन का, मतलब 2 ही सूत्र है इसमें, एक तो ये सूत्र है और दूसरा ये सूत्र है, बस बाकी और कोई सूत्र नहीं, 2 ही सूत्र है। इसी 2 सूत्र में पूरे चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ, अब उसके बाद इसको समझने के लिए इन्हीं दो सूत्र को समझने के लिए हमने इतना चीज़ सीखा है। जितना हमने पहले डेफिनेशन देखा, जितना भी हमने संकेत देखा, जितना भी हमने जो भी चीज़ देखा ना, इन्हीं दोनों सूत्रों को लगाने के लिए हमने देखा। अब देखिए, अब क्योंकि आपको नहीं बताया जाता कि एन क्या होता है, ए क्या होता है, डी क्या होता है, तो आप समझ नहीं पाते। अब यहाँ पे समझ चुके हैं कि एन का मतलब होता है पदों की संख्या, और ए का मतलब होता है पहला पद, एन का मतलब होता है पदों की संख्या, और डी का मतलब होता है सार्वधातुक। चलिए, और एस एन का मतलब होता है पदों का योग। अब देखिए यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है, किसका, एनवे पदों का योग का। देखा है ना, एनवे पदों का योग। तो देखिए एनवे पदों का योग 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो ये ज्ञात कर सकते हैं ये फॉर्मूला लगाकर सिंपल से, जब ये सब मान दिया हो, जैसे एन दिया हो, ए दिया हो और डी दिया हो, तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। जब आपको ए दिया हो और एल दिया हो, 2 ही चीज़ दिया हो, ए और एल दिया हो, तब और उसमें एन दिया हो, मतलब 3 चीज़, तो अगर अंतिम पद दे दे तो अंतिम पद दे तो ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला इससे आसान होता है ये वाला फॉर्मूला। अगर अंतिम पद देगा तभी ये फॉर्मूला लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो जब भी आपको अंतिम पद दे दे तब आप ये फॉर्मूला लगाकर क्या ज्ञात करेंगे, एस एन ज्ञात करेंगे, मतलब योग ज्ञात करेंगे। तो बस एस एन का मतलब दोनों का मतलब सेम ही है, कोई अलग नहीं है। बस यहाँ पे अंतिम पद देगा तो ये लगा दीजिए, अंतिम पद नहीं दिया तो ये लगा दीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका फॉर्मूला था, और ये 3 ही फॉर्मूला है जो कि आपके पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। चलिए आइए आगे देखते हैं क्या अगला क्या है, देखते हैं। कुछ और नोट्स होगा मेरे ख्याल से, तो आगे बस ये है। वाह मस्त है, इंटरेस्टिंग है। अच्छा देखिए, अब आपके पास 11 नंबर में जो है वो है 29वां पद। देखिए ये मैंने केवल एग्जाम्पल के तौर पे लिया है 29वां पद, कुछ भी हो सकता है, 20वां पद हो सकता है, 10वां पद हो सकता है, 5वां पद हो सकता है, 3रा पद हो सकता है, 4था पद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कितना लिया, 29वां पद। यदि आपको 29वां पद ज्ञात करना है तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा a + 28d। देखिए ये कैसे होता है मैं बताता हूँ। देखिए अगर आपको देखिए पहला पद निकालना है, पहला पद, तो पहला पद का फॉर्मूला होता है ए, और अगर आपको दूसरा पद निकालना है तो ए में डी को जोड़ दिया जाता है, डी को जोड़ देते हैं तो हो गया दूसरा पद, ए + डी का हो गया दूसरा पद का। और अगर तीसरा निकालना है, तीसरा, तो भाई देखो ए का ए अब प्लस यहाँ पे 2 डी होता है, मतलब 1 डी और जुड़ जाता है। और अगर आपको क्या करना है कि चौथा पद निकालना है तो भाई डी का मान और बढ़ जाएगा 1, मतलब केवल डी का मान बढ़ता है और किसी का मान बढ़ता नहीं है, ठीक है। ए प्लस, अगर आपको 5वां पद निकालना है तो a + 4d, अगर आपको छठा पद निकालना है तो a +
5D। अगर आपको 7वां पद निकालना है तो आपका हो जाएगा a प्लस 6D। अगर आपको 8वां पद निकालना है तो आपका हो जाएगा a प्लस 7D। मतलब क्या कि मैं जितना पद बोलूँगा उतना से D क्या होगा, एक कम होगा, क्योंकि एक तो यहाँ पे रखा गया, बाकी सब यहाँ पे रहेगा 7, दोनों को मिला के आपका 8 पद हो जाता है। देखिए अगर आपको 9वां पद निकालना होगा तो 9वां पद के लिए क्या होगा, a प्लस 8D फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब D एक कम होगा बस, और कुछ नहीं। अगर आपको 12वां पद निकालना हो तो क्या हो जाएगा, a प्लस 11D हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको 16वां पद निकालना हो तो कितना हो जाएगा, a प्लस 15D। ये आपका फॉर्मूला होता है पद ज्ञात करने का। इसलिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दिया है 28वां पद, तो क्या हो जाएगा, सॉरी बाय मिस्टेक, 29वां पद ज्ञात करना, तो कितना हो जाएगा, a प्लस 28D। और याद है छोटा a लिखा जाता है हमेशा, मैंने बताया था आपको। चलिए अब आइए कौन नंबर, 12 नंबर देखते हैं क्या करें। तो 12 नंबर कह रहा है कि देखिए अभी तक मैंने जितना बताया वो सभी क्या बताया, संकेत बताया, सूत्र बताया, डेफिनेशन बताया। अब बनाने के लिए बता रहा हूँ, देखो क्या, AP के प्रथम 4 पद निकालने का सूत्र। अगर आपको प्रश्न में लिख दे कि भाई जो मैंने समांतर श्रेणी दिया है उसमें आप प्रथम 4 पद ज्ञात करें, क्या करें, प्रथम 4 पद निकालें, तो प्रथम 4 पद कैसे निकालते हैं, उसका क्या सूत्र होता है मैं आपको बताऊंगा। देखिए अगर आपको पहला पद निकालना हो सिंपल आप A का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि पहले वाले, अब मान लीजिए किसी क्वेश्चन दे दिए 2 4 6 दे दिए ये, इसमें कह रहे हैं कि प्रथम पद ज्ञात करें, तो भाई प्रथम पद A होता है, A का मान कौन होता है, जो पहले होता है वही A का मान बन गया। ये पहला वाला हमारा A का मान कितना हो गया, 2 हो गया, 2 हमारा A का मान हो गया। चलिए इस प्रकार हमने A ज्ञात कर लिया। चलिए इसी प्रकार का कहेगा हमें क्या निकालें, कि दूसरा पद निकालें, तो दूसरा पद का फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था D जोड़ देते हैं तो हो गया A प्लस D। अब A प्लस D है दूसरा फॉर्मूला का, मतलब A का भी मान चाहिए और D का भी मान चाहिए, तभी हम बना सकते हैं। तो हम पहले से ही क्या करेंगे, प्रश्न से A का मान निकाल लेंगे और प्रश्न से D का मान निकाल लेंगे, उसके बाद ये दूसरा पद का फॉर्मूला लगा देंगे और बना देंगे। फिर देखिए आपको कहेगा तीसरा पद निकालें। अब तीसरा पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, तीसरा मैंने मतलब तीसरा D इससे एक कम होगा तो क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। फिर मैं देखिए चौथा बोला तो कितना हो जाएगा, A प्लस 3D। उसके बाद में पाँचवा बोलता तो कैसे हो जाता, A प्लस 4D। छठा बोलता तो A प्लस 5D। सातवां बोलता तो A प्लस 6D। इस प्रकार जितने पद तक कहेगा उतना पद तक आप निकाल सकते हैं। मुख्य रूप से 4 पद तक कहता है कि आप निकालें, 4 से ज़्यादा कह सकता है, 5 कह सकता है, 3 कह सकता है, 2 कह सकता है, 8 कह सकता है, कुछ भी कह सकता है, वो निकाले। अगर मान लीजिए भाई आपको 9वां पद निकालना है तो कैसे, 9वां पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 8D हो जाएगा। तो जितना पद आपको निकालना हो उसमें 1D कम कर दीजिएगा, फॉर्मूला लगा दीजिएगा। चलिए अब आगे देखते क्या, तो अगला लास्ट है, देखिए क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा कि AP है या नहीं पता करने के लिए निम्नलिखित अंतर निकाला जाता है। देखिए अगर हमें ये पता करना हो कि कोई भी समानांतर श्रेणी हमें दिया है वो AP है या AP नहीं है, उसके लिए निम्नलिखित अंतर निकाला जाता है, मतलब घटाव निकाला जाता है। देखिए मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अगर सबका अंतर बराबर होगा तभी वो समानांतर श्रेणी होगा। जैसे 2 4 6 8 डैश डैश करके इन सब में अंतर सबका बराबर है, यहाँ से यहाँ तक 2 बड़ा, यहाँ से यहाँ तक 2 बड़ा, यहाँ से यहाँ तक 2 बड़ा, तब ये समानांतर श्रेणी कहलाएगा। अगर इनका अंतर बराबर नहीं होगा तो समानांतर श्रेणी नहीं कहलाएगा। देखिए अब कैसे पता करते हैं, अगर क्वेश्चन दे दे तो कैसे पता करते हैं वो देखिए क्या फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे मैंने बताया फॉर्मूला, देखिए आपको जब भी ये पता करना हो तो आपको देखिए क्या करना पड़ता है, 2 मिनट में थोड़ा सा, तो देखिए ध्यान से देखिए, जब भी आपको ये पता करना हो कि कोई भी समानांतर श्रेणी हमें जो दिया है वो AP है या AP नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 3 काम करना पड़ेगा। पहला काम है कि आपको निकालना पड़ेगा A2 माइनस A1 ये निकालना पड़ेगा। दूसरा काम ये करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा A3 माइनस A2 और तीसरा काम ये करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा A4 माइनस A3। अब इससे क्या होता है, देखिए सब में छोटा वाला A लिखिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब आप तीनों निकालेंगे तो इसमें अगर मान 2 आता है तो इसमें मान 2 आएगा, इसमें मान 2 आएगा, तीनों में अंतर कितना आएगा, सबका जो आंसर है कितना आएगा, 2 आएगा। सबका अगर बराबर आया तब हम कहेंगे 2 या फिर कुछ भी और भी सब बराबर आए तब हम कहेंगे कि भाई ये AP है वरना AP नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भी कि यदि, सॉरी ये भाग गया, मैं बता रहा हूँ फिर से, देखिए यदि तीनों का मान एक समान आए तो AP है, अन्यथा AP नहीं है। तो देखिए अगर ये 3 चीज़ हम निकालेंगे और ये तीनों का मान कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, तभी हमारा AP होगा वरना AP नहीं होगा। तो मैंने आपको चैप्टर 5 का पूरे मैथ चैप्टर 5 का पूरा नोट्स बताया। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और ज़रूर करें। और इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है प्रद्युमन क्लासेस, और ये अगर आप सर्च कर लेते हैं तो इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा और नोट्स मिलता रहेगा। और अगर आप PDF चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें हमसे, इसका आपको PDF मिल जाएगा। यदि आपको इस चैप्टर के नोट्स का PDF चाहिए या फिर किसी अन्य चैप्टर के PDF का नोट चाहिए तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।